नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये दौर बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इस काल में कोरोना जिंदगी के लिए सबसे बड़ा काल बना हुआ है। हमें इस महामारी को मात देनी है, इसलिए आज हम इसी से जुड़ी बहुत ही बड़ी और बहुत ही जरूरी डिस्कवरी लेकर हाजिर हैं। इस खतरनाक दौर में सबकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं, लेकिन आशा की सबसे बड़ी किरण बची हुई है। इसलिए आज हम उस शक्ति की डिस्कवरी करेंगे जिससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी। आज आप जानने वाले हैं आखिर एक महीने में कोरोना की किलर लहर कैसे टूटेगी। हम आपको उस अचूक अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो कोरोना का संहार करेगा। आज हम आपको महामारी को हराने वाले मुक्ति मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। अगले 20 मिनट तक आप बहुत ही जरूरी पड़ताल देखने वाले हैं, वो पड़ताल जो मुश्किल दौर में आपका हौसला बढ़ाएगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बहुत ही आवश्यक डिस्कवरी। उत्तर प्रदेश जाने वाले सभी यात्री कौशाम्बी बस अड्डे पहुंचे। गांव जाके घर पे रहेंगे और क्या करेंगे, घर तो है अपना उधर। हम यहाँ काम करने आए थे, हमारे ने किराया दे दिया कि घर जा अपने। दूरी का ध्यान जरूर रखें। जितने बंदे हमारे साथ के सारे भूखे पड़े हैं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। एक के बाद एक बड़े शहर लॉक हो रहे हैं। सड़कों पर मातमी सन्नाटा पसरता जा रहा है। सांसों का ऐसा संकट आया है कि सबके दिल में दहशत भर दी जा रही है। सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर डरे हुए हैं। वो तो 1020 वाले खौफ से घिर गए हैं, इसलिए अपने अपने घरों की तरफ रुख कर चुके हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो, महाराष्ट्र हो या जयपुर, बस अड्डे और स्टेशन से मजदूरों की टेंशन की तस्वीर आ रही है लगातार। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना का सेकंड स्ट्रेन सुपर स्पीड से तबाही मचाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 2,59,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 1,761 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। ये वो त्रासदी है जिससे कैसे निपटा जाए, कैसे पार पाया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। हर राज्य, हर अस्पताल बिना ऑक्सीजन बेहाल है। जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोरोना की किलर चेन तोड़ने के लिए कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो कहीं मिनी लॉकडाउन, कहीं वीकेंड कर्फ्यू, तो कहीं नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध इस वक्त लागू हैं। साथ ही झारखंड में 22 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक छोटा लॉकडाउन है। इसके अलावा राजस्थान में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो 31 शहर 26 अप्रैल तक यहां पर लॉक हैं। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। कोरोना के सबसे खतरनाक और कातिल चेन टूट नहीं रही है, महामारी से पीछा छूट नहीं रहा है। इसलिए मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया है। 1 मई 2021। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के तीसरे फेज की शुरुआत 1 मई 2021 से शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि कोरोना के बढ़ते सर्ज को देखते हुए और साथ ही साथ कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए ये कदम बहुत अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होंगे वो 1 मई से वैक्सीन का शॉट ले लेंगे। लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कई कड़े नियम भी लागू किए जाएंगे। देश में किसे कितना टीका अब ये समझिए। तो देश में बनने वाले 50% टीके केंद्र खुद बांटेगा।
देसी कंपनियों को 50% वैक्सीन केंद्र को देनी होगी। बाकी 50% की बात करें तो 50% वैक्सीन कंपनियां राज्य सरकारों, अस्पतालों और खुले बाजार में खुद बेच सकती हैं। राज्य सरकारें, निजी अस्पताल और औद्योगिक संस्थान विदेश से भी वैक्सीन खरीद सकते हैं, ये छूट भी उनको दी गई है। इसके अलावा मोदी सरकार अपने हिस्से के कुछ टीके राज्यों को 3 आधार पर देगी। कैसे तय किया गया है देखिए। पहला, जिस राज्य में एक्टिव केस ज्यादा है तो उन्हें ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। दूसरा, राज्य में टीका लगाने की क्षमता कितनी है। और तीसरा, संबंधित राज्य में टीके की बर्बादी कितनी होती है। ज्यादा बर्बादी पर नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका सीधा मतलब कम टीके मिलेंगे। जब हम 45 ईयर्स एंड अबव को वैक्सीन दे रहे हैं तब हम सिर्फ अपनी 18% ऑफ द पॉपुलेशन को ही केटर कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी 18 ईयर्स एंड अबव की पॉपुलेशन को देंगे तब हम अपनी 36% और पॉपुलेशन को केटर कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको वर्क करने भी जाना होता है, उनको कॉलेज भी जाना है, उनको स्टडीज़ भी करनी है, इसलिए हम उनको नहीं रोक सकते कहीं बाहर जाने से बहुत ज़्यादा। पिछले साल के मुकाबले इस साल युवाओं को कोरोना ज्यादा संक्रमित कर रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 65% युवा इस बार संक्रमित हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के तीसरे फेज के वैक्सीनेशन को हरी झंडी देना कहीं न कहीं युवाओं का बचाव करेगा। थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में भी एक लाइन ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो उसको और ज़्यादा डायनेमिक तरीके से आप अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको स्ट्रेंथन करें। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स और वो सब लोगों को तो हमें करने का काम था, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो सोसाइटल जो इन्वॉल्वमेंट है वैक्सीनेशन में लोगों का, उसके अंदर भी एम्स को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने के लिए जो कदम भारत ने उठाया है, वैसा कदम दुनिया के कई दूसरे देश भी उठा रहे हैं। अमेरिका में 19 अप्रैल से सभी वयस्कों को वैक्सीन की डोज मिलनी शुरू हो गई है। अमेरिका में 13 करोड़ लोगों को एक टीका लग चुका है, जो कि वयस्क आबादी का 50.4% है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आधे से ज्यादा वयस्क लोगों को पहला डोज लग चुका है और बाकियों को ये डोज दिया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल की बात करते हैं। इजराइल, जिसकी जनसंख्या 93 लाख है, वो 16 साल से ऊपर के अपने सभी नागरिकों को टीका लगा चुका है। इजराइल की बात अगर बात भूटान की करें तो अब तक यहाँ पर 93% वयस्क आबादी को टीका लग चुका है। अब सवाल यही है कि क्या वैक्सीन अस्त्र से ही कोरोना की किलर लहर रुकेगी? सबको वैक्सीन से ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगी? प्रश्न ये भी है कि आखिर भारत के लिए ये कितना टफ टास्क है। आज इसी बात की डिस्कवरी होगी। सरकार के सामने सबको वैक्सीन देने की कितनी बड़ी चुनौती है, इसकी झांकी कई राज्यों से, कई शहरों से कई दिनों से लगातार आ रही है। कई राज्य सरकारें शिकायत कर रही हैं कि उन्हें जरूरत के हिसाब से टीका नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े शहरों में मौजूद वैक्सीन सेंटर पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा है। कोरोना से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन को बताया जा रहा है, लेकिन मुंबई में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। इस वक्त मैं बीकेसी स्थित सबसे बड़े सेंटर में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि यहां पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ये आप पोस्टर देख सकते हैं, यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोविशील्ड आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि यहां पर जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे थे उन्हें अब वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ये दरवाजा यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सर ये बताइए कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं? हाँ जी, वैक्सीन बोलते हैं नहीं, अभी स्टॉक खत्म हो चुका है। अभी आप कल सुबह फोन करके यहाँ आओ। तो आपका पहला डोज था सर? दूसरा था? दूसरा डोज था, फर्स्ट हो चुका था। अच्छा, आज का अपॉइंट बोला था, आज आओ आपको डोज मिल जाएगा। तो हम लोग अभी आए तो अभी बोलते हैं कि स्टॉक नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर ये लोग? अभी तो वो नया बोल रहे हैं ना, जो पहले किया हुआ है, मतलब पहले जो वैक्सीन लिया हुआ है उनको उनके लिए ही चालू है। अभी जो नया चाहिए तो नहीं है करके बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है? आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक खत्म हो गया करके बोल रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब वैक्सीन की किल्लत अभी है, तो जब 1 मई से सबको वैक्सीन लगेगी तब क्या होगा? आखिर मांग के मुताबिक संजीवनी कैसे मिलेगी?
सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसके लिए कितना तैयार हैं, अब इसकी डिस्कवरी देखिए। एक मार्च से देश में अब तक 10.73 करोड़ लोगों को 12.39 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। यानी अब तक देश की 8% आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलकर अभी हर महीने वैक्सीन की 8 करोड़ डोज बना रहे हैं। औसतन इतने ही टीके हर महीने लग भी रहे हैं। मतलब जितना टीका बन रहा है उतना लग भी रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर जब 1 मई से सबको टीका लगना शुरू होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो आपूर्ति कैसे होगी? इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देसी कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र से वित्तीय मदद मिलने के बाद दोनों देसी कंपनियां हर महीने 12 करोड़ डोज बनाने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट अभी हर महीने 50 से 60 लाख डोज बना रहा है, लेकिन उसके पास हर महीने 1 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है। अगले महीने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ जाएगी। अगले महीने कुछ नई वैक्सीन को भी अनुमति मिल सकती है ताकि डिमांड के मुताबिक सप्लाई हो सके। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार जोर दे रही है, तो वहीं नए नए वैक्सीन को भी अनुमति मिल सकती है। आपको बता दें कि पहले से ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है भारत में मौजूद है और अब स्पुतनिक वी को परमिशन मिला है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही जो है अस्पतालों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 और नए वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी अनुमति कुछ ही दिनों में मिल सकती है। बाहर से जो वैक्सीनेशन अब आनी है इंडिया में, चाहे वो स्पुतनिक हो, मॉडर्ना हो, फाइजर हो या फिर जॉनसन हो, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनकी 2 डोज लगनी है, कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जिनका सिर्फ सिंगल शॉट लगना है, कुछ नई वैक्सीन्स और ट्रायल में हैं जो नेजल रूट से दिया जाएगा, सिर्फ स्प्रे करना है। ये सारी अगर वैक्सीन्स इंडिया में आ जाती हैं तो इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी और वैक्सीनेशन साइट्स बनेंगी और जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अभी जिस गति में चल रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा गति पकड़ लेगा और जल्दी ही सारे लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों और संस्थाओं को विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाने की छूट दे दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे जरूरत के मुताबिक टीकों का इंतजाम हो जाएगा, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी, कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगी। स्पुतनिक भी आ जाएगी, हमारा मानना ये है। और स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो इन दोनों हमारी जो अभी तक चल रही है दोनों वैक्सीन उनसे थोड़ी सी अच्छी है। उनकी करीब 90 से ऊपर है, 91-92% है। तो ये भी अच्छी खबर है और संभवतः मई-जून से अगर स्पुतनिक भी मिल जाए तो इसीलिए शायद मिल रही होगी, तो इसीलिए इस बात का निर्णय भी किया गया है। तो ये भी, और भारत बायोटेक भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे प्रोडक्शन की, सीरम इंस्टीट्यूट भी बढ़ाएंगे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी समाचार हमको सबको कल मिला है और इससे वैक्सीनेशन में अवश्य तेजी आएगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सबको वैक्सीन लगाने से भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा? क्या टीका लगवाने के बाद किसी को डरने की जरूरत नहीं? इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुनिए। देखिए, जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसके दोनों डोज लगाने के बाद ही उसकी जो मैक्सिमम एफिकेसी अचीव होती है उसके 15 दिन के बाद। तो अगर आप फर्स्ट डोज लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि आप बच गए कोरोना से, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट किसी भी स्टडी में ये नहीं कहा गया है कि आपको वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बात यह है कि उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। खांसी जुकाम में से तो हमें किसी को भी डर नहीं लगता था आज तक, तो वही फायदा है वैक्सीन लेने का। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में जानकार का यही कहना है कि कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया जाए।
कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना, सावधानी बरतना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया की कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। स्वदेशी कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 81% है। कोविशील्ड की एफिकेसी 62% से 80% के बीच है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक कोरोना को रोकने में 98% तक प्रभावी है। रूसी वैक्सीन भारत में अगले महीने आएगी, तभी लग पाएगी। भारत में जो दोनों वैक्सीन अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज हो रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, दोनों बहुत ज्यादा कारगर हैं। इनकी एफिकेसी हर एक स्टडी में 90% से ऊपर आ रही है अगर वो दोनों डोज ले रहे हैं। अगर पहली डोज ही ले रहे हैं उसके बाद जो एफिकेसी है वो लगभग 70% है। तो ये दोनों वैक्सीन ही काफी कारगर हैं और बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं दोनों वैक्सीन के। कोई वैक्सीन ज्यादा प्रभावी और कोई थोड़ा कम असरदार हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यही वो अमृत है, यही वो संजीवनी है जो जिंदगी के लिए आखिरी उम्मीद है। आशा है कि आने वाले वक्त में तेजी से सबको संजीवनी की डोज मिलेगी और भारत को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।